हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग गुड गाइस। अभी आपके पास जुलाई महीना भी खत्म होने वाला है। सो अब आपके पास करीब करीब 3 महीने बच चुके हैं फॉर योर नवंबर 22 एग्जामिनेशंस। सो इस नवंबर 22 एग्जामिनेशंस को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में पोस्ट किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैंने आपके लिए इस पर्टिकुलर चैनल में प्रोफेशनल एथिक्स 600 सीरीज के सारे स्टैंडर्ड्स, ये सारे वीडियोस आपके लिए पोस्ट किए हैं। सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ दीज एफर्ट्स एट दिस पर्टिकुलर बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीए आपको हेल्प कर रहा है। अनअकैडमी पे गाइज आपके लिए काफ़ी सारे टीचर्स, टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग यू लाइव एवरी डे। आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, यूट्यूब सेशंस अटेंड कर सकते हो, प्लस क्लास, आइकॉनिक क्लास अपियर ले सकते हो। सो दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जामिनेशंस एंड अटेम्प्ट एंड द सब्जेक्ट्स विच यू वांट टू स्टडी। सो इसी तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कंसेप्ट्स को रिटेन और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए प्लस और आइकॉनिक बैचेस भी अवेलेबल है आपके लिए। इस बैचेस में आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलने वाले हैं, फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स मिलने वाली है, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, लाइक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, काफ़ी कुछ है। ठीक है। सो इन केस टू टेक अप द सब्सक्रिप्शन यू कैन जस्ट इवैल्यूएट द कोर्सेज एंड कैन यूज द कोड ऑडिट सार इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स। तो चलिए आज का इस टॉपिक का शुभारंभ कर देते हैं गाइस। बी अटेंटिव, बी अवेक, अलर्ट एंड अटेंटिव। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्टिंग विद अ सुपर इजी, सुपर ब्यूटीफुल चैप्टर दैट इज ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस। तो सबसे पहला एज ऑलवेज थोड़ा सा ग्राउंडिंग एंड देन वी विल जंप टू द चैप्टर। सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। आई नो मैक्सिमम परसेंटेज एंड मैक्सिमम टाइम्स द स्टूडेंट फील्स दैट दिस इज डिफिकल्ट। ट्रस्ट मी स्टूडेंट, इट इज नॉट। इट इज नॉट डिफिकल्ट, बिलीव मी। ठीक है। सो व्हाट इज फिस्कल लॉस या फिर फिस्कल ऑडिट कहते कैसे? ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस इज डिवाइडेड इनटू टू। एक टाइम में दो चीजें हुआ करती थी फॉर यू ऑल टू स्टडी। ठीक है। यहाँ पे हुआ करते थे दो लॉस, दैट इज डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। जीएसटी ऑडिट जैसा कुछ सुना होगा आपने, डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। सो डायरेक्ट टैक्स लॉस का मतलब होता है द ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 में ये जो एक्ट आया उसमें एक सेक्शन लेकर के आया 44AB। अभी क्यों लेकर के आया मैं समझाऊंगी। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉस, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी एंड यहाँ पे भी आपको रिकंसिलिएशन करना होता है। बट एक खुशखबरी सुना दूं मैं सबसे पहले आपको। फ्रॉम May 22 onwards attempt GST audit has been removed. So happy, lucky you. आपको सिर्फ ये चैप्टर में डायरेक्ट टैक्स का ऑडिट पढ़ना है, दैट इज अंडर सेक्शन 44AB। अब व्हाई इज दिस ऑडिट बीइंग कंडक्टेड? आपके दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चन आएगा कि मैम पूरे स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, इतना सारा फाइनेंशियल ऑडिट के लिए इन्होंने प्रवचन दे दिया हम लोगों को, अब ये लोग टैक्सेशन ऑडिट क्यों करवा रहे हैं हमसे? हम लोगों ने स्टैट्यूटरी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए किया ना। व्हाट इज द नीड? व्हाई इज दिस रिक्वायर्ड? दिस इज रिक्वायर्ड गाइस बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वी एक्चुअली फोकस्ड ऑन इंड एएस के बेसिस पे प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। बट टैक्सेशन के बेसिस में we had the provision of income tax act. We had the provision of income tax act जिसके बेसिस पे हम लोगों को प्रॉफिट कंप्यूट करके उसके ऊपर इनकम टैक्स लगवाना था, राइट? सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू। आपने हर बार टैक्सेशन के नाम पे ये किया होगा, यू स्टार्ट विद बुक प्रॉफिट, देन यू एड लेस इनकम एक्सपेंडिचर अलाउड डिसअलाउड, देन यू कंप्यूट जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिडक्शन नेट टोटल इनकम, देन इनकम टैक्स। बट गाइस बुक प्रॉफिट में वो जो एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे थे, डोंट यू फील दैट इज डिफरेंट? अब वी आर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर्ड इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट दैट दीज गैप्स जो ब्रिज हो रहा है बिटवीन द बुक प्रॉफिट एंड द टैक्सेशन प्रॉफिट आर अप्रोप्रिएटली डन, अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड। इन सब के लिए द प्रोविजन ऑफ सेक्शंस आर अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंटेड। So how will the statutory auditor work? The statutory auditor will have a reporting form, that is form number 3CD. इस रिपोर्टिंग फॉर्म में फैक्चुअल डेटा वो पर्सन लिख देगा।
factual data. Ma'am, are we going to express our opinion? No. We are just going to write the factual data. What is the admissible expense? What is the inadmissible expense? What is the allowed income, disallowed income? Which is the income which is required to be taxed, not taxed? ये सारा चीजें फॉर्म नंबर 3CD में फैक्चुअल बेसिस पे लिखा जाएगा। तो मैम एक मिनट फैक्चुअल बेसिस पे हम लोग ये लिख तो देंगे, बट क्या हर एसएससी को ये करवाना जरूरी है? नाउ कम्स द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, दैट हाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर। ग्राउंडिंग्स ये है, ये नीड है फिजिकल ऑडिट की, बट इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है समझो। दिस चैप्टर आई विल डिवाइड फॉर यू ऑल एज मल्टीपल पार्ट्स। सबसे पहला एप्लीकेबिलिटी पढ़ना है हमें। What is applicability? Applicability में I'll make you understand that which kind of assessee, क्योंकि assessee एक नहीं होता, AOP, BOI, individual, company, HUF, proprietary part, बहुत सारी assessee होती है ना 231% के definition के हिसाब से। So कौन से person को ये applicable होगा? Which assessee needs to get his accounts audited? तो ये आएगा पहला part। Then we start with the reporting responsibility। देन वी स्टार्ट विथ द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन सा फॉर्म भरना है। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो आपको क्या कंसिडर करना है और कैसे रिपोर्टिंग करना है। दिस आई एक्चुअली से लाइक दिस कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एंड हाउ इट इज रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड। हाउ इट इज रिक्वायर्ड टू बी it is what and how. What में ना बच्चों फॉर्म नंबर 3CD में there are multiple clauses, 1 से लेकर के 44 clauses. These clauses you will have to by heart it all, क्योंकि your MCQ question, your descriptive question actually demands the application या फिर writing of those clause numbers. So part 1, part 2. So फिलहाल के लिए step 1 पे चलते हैं applicability. Who do you feel have to undergo the tax audit? So application of tax audit, it totally depends upon कि आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस में हो या सर्विसेज में। अगर आप बिजनेस में हो और आप प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे अपने इनकम को शो कर रहे हो, तो पॉइंट नंबर 1, इफ योर इनकम, देखो प्रिजम्पटिव बेसिस में उन्होंने क्या बोल करके रखा है, उन्होंने कई सारे सेक्शंस में दे हैव गिवन यू कि यू शो योर इनकम एज पर द 6% ऑफ टर्नओवर और 8% ऑफ टर्नओवर। आज आप आए मेरे पास और आपने मुझे कहा कि मैम मैं प्रिजम्पटिव बेसिस वाला तो हूँ, बट मेरा जो इनकम है ना वो तो सिर्फ 3% है। मैंने कहा है चल झूठा, ऐसी वाली फीलिंग आएगी मुझे। नाउ इफ एट ऑल यू आर क्लेमिंग योर इनकम लेस देन द स्लैब्स 6% और 8%, डिपार्टमेंट को, लॉ को क्या लगने लगा कि एसएससी कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है, टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऑडिट करवा लो फिर मैं मानूंगा। तो इफ यू आर क्लेमिंग योर इनकम टू बी लेस देन 6% और 8% ऑफ द टर्नओवर, तो टैक्स ऑडिट करवाना रहेगा। और योर टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़, डिपार्टमेंट की आंखें चार हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो, 2 करोड़ का टर्नओवर है, ऑडिट करो ऑडिट करो। एज वेल एज इतना ध्यान रखें, इनकम वाले 2 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर वाले 2 करोड़ से ज्यादा है, योर इनकम शुड एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हम लोग क्या कहते हैं, 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया, इफ इट ऑल यू आर शोइंग इनकम लेस देन 8% और 6%, और योर टर्नओवर इज मोर देन 2%। हमेशा ध्यान रखें, ये दोनों क्राइटेरिया के लिए हम लोग को और एक चीज क्लैरिफाई करनी है, दैट द इनकम शुड बी मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन, तभी तो ऑडिट करवाने का कुछ मजा है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। नेक्स्ट इज इफ इट ऑल यू आर अदर देन प्रिजम्पटिव बेसिस, देन इफ योर टोटल टर्नओवर, sales, gross receipts exceeds rupees 1 crore, in that particular case आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। बट सुनो, आज आप आए हमारे पास और आपने मुझे कहा कि मैम मैं तो एकदम ही चोखा इंसान, मेरा इनकम बहुत ही कम है। मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा? उसने बोला कि मैम ये मेरा पासबुक ले लो, मेरा इनकम जो आ रहा है वो सिर्फ पासबुक में आ रहा है, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो बैंक के वाया हो रहा है, एवरीथिंग इज ओपन, अभी कोई बिजनेस क्लोज बिजनेस नहीं है, इट इज सो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। मैंने कहा ओ
ओके चलो, तो मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती हूँ। यू बीइंग अदर बिजनेस, you have conducted almost 95% of your total business transaction via banking channels. मतलब max to max 5% of your total receipts or expenditure are made in cash. अगर ऐसी सिचुएशन है तो आई गिव यू द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 crores. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 crores, जस्ट रिसेंटली अपडेटेड वन. सो वहां पे मार्किंग करो, लिखो 10 crores for the assessment year 22-23. So this is a very recent updation, 10 crores. तो आपका जो पुराना था ना, पुराना टर्नओवर was 5 crores का लिमिट for AY 21-22. Now for your current very attempts, AY 22-23 के लिए हम लोग कहते हैं if your turnover is 10 crores, तो फिर आपको over and above 10 crores तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. Moral of the story, if your business is not presumptive business, your turnover, if at all it exceeds 1 crore, tax audit करवाना पड़ेगा. But your business via banking channel is transacted, and that also 95% of the total business is transacted via banking channels. So the threshold limit is increased from 1 crore to 10 crore. That means अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा. मैम एग्जैक्ट 10 करोड़ है तो ऑडिट नहीं करवाना. मैम एग्जैक्ट 95% इज बैंकिंग चैनल, 10 करोड़ का लिमिट, क्योंकि यहाँ पे आता है मोर देन इक्वल्स टू. प्लीज साइंस पे ध्यान रखिएगा. यहाँ पे आता है मोर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है एक्सीड्स 1 करोड़, एक्सीड्स. ठीक है. एंड लास्ट, इफ एट ऑल यू आर इनटू सर्विसेज, तो आपका ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर शुड बी मोर देन 50 lakhs, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा. These are few very important provisions, very important case studies about the application. So DB Private Limited has a turnover of 10.25 crores for the financial year 21-22. That means, can I say for the assessment year 22-23? तो assessment year 22-23 के लिए 10 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल है, 5 करोड़, 10 करोड़. ठीक है. या सो DB Private Limited has to conduct its books of accounts. क्यों भाई, इन्होंने 95% बैंकिंग चैनल से किया हो या ना किया हो, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. ABC and Company partnership firm is engaged in the trading of electronic goods, is expecting a turnover of 1 crore 65 lakhs for the financial year 21-22, that is assessment year 22-23. अब आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है would not be able to see all the amounts of sales, ये 5% है या नहीं है. तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप ये अज्यूम करेंगे कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5% जैसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए. फिर आप और एक चीज अज्यूम करेंगे, अज्यूमिंग दैट कि ये पार्टनरशिप फर्म प्रिजम्पटिव इनकम नहीं जाएगा या जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना है. सिर्फ इतना सा पॉइंट है, फिर आगे प्रिजम्पशन किया है. एंड हाँ, बिकॉज इज अ पार्टनरशिप फर्म, इट कैन ऑल्सो डिक्लेयर द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8%. अगर वो मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8% दिखा रहा है, 2 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तो टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी नहीं होगा. बट इफ इट ऑल इट इज नॉट ऑप्टिंग फॉर द स्कीम, बैंकिंग चैनल के वाया भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 1 करोड़ से ज्यादा का लिमिट है, तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ सकता है. मल्टीपल थिंग्स ऑल टुगेदर, बहुत सारा चीज बोलेंगे. पहले तो बोलेंगे कि बोलो प्रेजम्पशन कर रहा है क्या, 8% का इनकम डिक्लेयर कर रहा है क्या, तो आप प्रेजम्पटिव बेसिस पे आ जाओगे. टर्नओवर इज नॉट मोर देन 2 करोड़, तो टैक्स ऑडिट नहीं करवाना. फिर सेकंड ऑप्शन हम लोग देंगे कि वो अदर बिजनेस है. अदर बिजनेस में भी दो है. बैंकिंग चैनल के वाया 95% से ज्यादा है क्या, अज्यूमिंग के नहीं है. टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है क्या, अरे हाँ यार 1.65 है, तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. यस, ये पूरा अजम्पशन है, मैंने कुछ नहीं दिया है, मैंने सिर्फ वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेबिलिटी वाला प्रोविजन था अज्यूम कर करके अलग अलग क्राइटेरियाज बता दिए. ये डायरेक्टली मॉड्यूल से लिया हुआ पॉइंट है. मिस्टर आनंद, अ कमीशन एजेंट, एक मिनट, कमीशन एजेंट है, बोलो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जा सकता है क्या, नहीं. तो उसके पास टर्नओवर का लिमिट क्या होगा, 1 करोड़ या 2 करोड़, 1 करोड़. यहाँ पे उसका टर्नओवर 1.37 है. वी अज्यूम दैट उसका पूरा सेल्स जो है इन द प्रीवियस ईयर
वो बैंकिंग चैनल से क्या करना है, रखना है नहीं रखना है? अज्यूमिंग के बैंकिंग चैनल से है, सिर्फ इट ऑल। अगर बैंकिंग चैनल से है तो 10 करोड़ का लिमिट, बैंकिंग चैनल से नहीं है तो 1 करोड़ का लिमिट। तो ये 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे अजम्पशन लिया है, यू ऑल्सो हैव टू टेक अजम्पशंस। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स। टैक्स ऑडिट में 3 फॉर्म्स होते हैं जो भी आपको मेरे को जस्ट रैंडमली पढ़ाना है। 3CA, 3CB, 3CD। 3CA is filed for an assessee which is getting approximate company लिखो, which is getting its books of accounts audited as under some other act also, जो ऑडिटेड करवा रहा है अंडर लॉ के हिसाब से। 3CB is for other than company, other than company। 3CD ये दोनों के लिए होता है। 3CD इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, जो मैं आपको कह रही थी स्टार्टिंग में। इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे आपको रिपोर्टिंग करना है अंडर दिस फॉर्म। ये फॉर्म के 44 क्लॉजेस हैं, 1 से लेकर के 44। ये सारे क्लॉजेस हमको बाय हार्ट करने हैं। ठीक है, सो हियर यू गो, दिस इज द इंट्रोडक्शन। मॉड्यूल में जस्ट मार्क करते जाइए। इनकम टैक्स में आपको ये सारे प्रोविजंस ऑलमोस्ट पता ही होंगे। देयर आर फ्यू प्रोविजंस व्हिच आर रिलेटिंग टू ट्रस्ट एज एन एसएससी। सो ट्रस्ट वाले प्रोविजन आज आपको मैं दे रही हूँ होमवर्क में। टुडे दिस इज योर होमवर्क जो आपको जेआर जस्ट रीड करना है। कि देयर इज सम सेक्शन के अंदर आपको एप्लीकेशन देना होता है टू फाइल योरसेल्फ एज ट्रस्ट। ट्रस्ट की कुछ इनकम होती है, ट्रस्ट को कुछ एग्जम्पशन मिलता है, ट्रस्ट को कुछ डिडक्शन मिलता है, वो आज आपको होमवर्क में पढ़ना। So preliminary, what you will check for trust कि resolution passed है कि नहीं है, letter of appointment for trust, trust का books of accounts कैसे maintain हो रहा है क्या, if at all you are appointed as an auditor, fiscal auditor for any trust as an entity, assessee, तो आपको क्या चीज चेक करनी है? तो प्राइमरीली आपको ये चीज चेक करनी है, obtain the resolution का copy, obtain the letter of appointment, obtain the certificate showing the assets and liabilities and the funds which are there with the trust, books of accounts which are maintained, what are the internal control system, how the institution is registered, copy of trust deed. Routine checks में you will check the vouch, मतलब you will vouch the transaction which are falling under the ambit of trust. There are certain transactions which are not required to be, which are not allowed to be entered, to be transacted by trust. So you need to vouch the books of entries, you need to vouch that the transactions are falling into the ambit of the trust, all the transactions are properly authorized, incomes are properly accounted, expenses are properly accounted, again amounts are shown, whatever amounts are gained from the objectives of the trust। तो ये आज आपको जस्ट रीड करना है मेरे साथ साथ। yeah, so accounting principle आपको verify करना है, you need to scrutinize how the assets are accounted, whether they are true, whether the existence is there, valuation is appropriate, liabilities is appropriate, investments are shown at what value, inventory कुछ है तो क्या है, cash bank balances का क्या status है। So depreciation, liabilities, investments, proper classification, so audit report देना। Then you talk about the deductions. The audit of accounts with regards to the claim of deductions under section 35D and 35E. So frankly speaking, ये दो ऐसे sections हैं जिसके अंदर में आपको specifically as a tax auditor appoint किया जा सकता है। This is an expected exam question. What does the question says कि you are a chartered accountant, you are a practicing chartered accountant, आपको appoint किया जा सकता है कि sir फलाना फलाना assessee है जिन्होंने deduction लिया है under section 35D and 35E. You audit that deduction, whether they were eligible to take that deductions or not. So the conditions under which certain preliminary expenditure incurred before the commencement, 35D and E, majorly अगर आपने relate कर लिया, this is scientific research. Commencement of the business, once the business is commenced or expanded on an initial basis, the new industry unit can amortize as stated under section 35D. तो ये प्रायर एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस कमेंस होने के पहले हुए थे आपके, जैसे ही बिजनेस कमेंस हो जाता है तो वो एक्सपेंडिचर आपको अमोर्टाइज करने मिलते हैं, मतलब एक्सपेंसेस का डिडक्शन लेने मिलता है। The manner in which the deduction is allowed, there are specific requirements which are written in the 7th schedule to the act under section 35E.
सो बीइंग एन अकाउंट बेसिकली आपको ये चेक करना है जो जो डिडक्शंस ये लोग ले रहे हैं, आपकी एसएससी जो ले रही है, वेदर दे आर एडमिसिबल और नॉट. देयर इज वन मोर पॉइंट, फॉर्म्स के बारे में. या फॉर्म 3AE. सो आई मेड यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्म्स. हम लोगों ने फॉर्म पढ़े थे स्टार्टिंग में. 3CA, 3CB, 3CD. Now there is one more form, 3AE. So what is 3AE? This is the form which is required to be filed when you are conducting the audit of the expenditures taken as deduction under section 35 DNE. ठीक है, so 33AE. So this is again an MCQ question. कि कौन सा फॉर्म भरेंगे भाई in order to disclose the deduction taken under section 35 DNE? भाई हम लोग भरेंगे फॉर्म 3A. Next is, now we start with tax audit under section 44AB. So who is a person? यहाँ पे applicability बढ़ाई है 1 crore 50 lakhs. Again, for this banking transaction 1 crore is increased to 10 crores. ये presumptive basis वाला point था. And these are the questions which we actually completed. आनंद खत्रे वाला, ये है विशाल राका वाला पॉइंट. ये विशाल राका वाला पॉइंट जो है ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, इनका टर्नओवर 1 करोड़ से ही कम है, 87 lakhs. भाई इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी. ना ये 10 करोड़ से ज्यादा, ना ये 1 करोड़ से ज्यादा. नॉट एप्लीकेबल. दिस इज एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी में जस्ट एक इम्पोर्टेंट चीज, अपने टैक्स ऑडिट की जब हम लोग एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, what all amounts are included, what all amounts are excluded, that you need to take into consideration. जब भी हम लोग माइनस करने के बारे में बात करेंगे, what all points will be excluded from your turnover, तो पहला आता है sales या return. Sales return is not to be included in your sales turnover का amount. Trade discount माइनस हो जाता है. Discount allowed on sales invoices, जैसे कि कैश डिस्काउंट है वो सब माइनस नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें आपके सेल्स में से माइनस होगी इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द इफेक्टिव सेल्स. इफेक्टिव टर्नओवर कितना है, देन यू कंपेयर दिस विद ईदर 1 करोड़ और 10 करोड़. एज अ केस में भी बैंकिंग चैनल है, बैंकिंग चैनल नहीं है. 2 करोड़ एज अ केस में भी कि प्रेजेंटिव बेसिस है अदर्स. सो दिस इज इंट्रोडक्शन. यहाँ पे point number 13 पे you need to underline this. Before accepting tax audit, we need to take into consideration the maximum number of tax audit which can be performed, which can be conducted by a practicing chartered accountant is 60. ठीक है, 60 tax audit assignments are allowed as per ICA. यहाँ पे one more point. See students, हमारे पास है एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें 10 पार्टनर. ठीक है, सो 10 पार्टनर्स 60 into 10 हो जाएगा, 60 ईच था तो 600 ऑडिट रिपोर्ट्स कैन बी साइंड बाय दिस फर्म. नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें से एक पर्सन है जिसका नाम है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अंजलि. ठीक है, ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अंजलि बोलती है कि टैक्स ऑडिट चाहे जो बोले, पूरे 600 की 600 रिपोर्ट अंजलि वांट्स टू साइन. इज दिस थिंग अलाउड? कैन ऑल द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फर्म साइन बाय अ सिंगल पार्टनर ऑफ द फर्म? मन में यही आंसर आ रहा है कि नहीं मैम ऐसा थोड़ी होता है, ये तो पर पार्टनर है ना. आंसर इज yes. A single partner of the firm can sign all the tax audit report. Why? बच्चों 600 report are in the name of firm. हर partner is one for all for one. A single partner can sign all the tax audit report. ठीक है, so ये 600 अंजलि के नहीं है, 600 जो भी फर्म है ABC and Associates फर्म के क्लाइंट है. एंड जब भी मैंने आपको इवन ऐसे 700 के केस में ये समझा करके रखा था, जब भी आप रिपोर्टिंग देते हो सिग्नेचर लिखा हुआ आता है. सिग्नेचर में क्या लिखते हो? फॉर सो एंड सो फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फिर यू राइट द मेंबर का नाम और मेंबरशिप नंबर। सो यहाँ पे भी यू विल राइट फॉर एबीसी एंड एसोसिएट्स FRN number, firm registration number, signed by Anjali and उसका membership number. ठीक है? So even in case of statutory audit, when we say कि 20 कंपनी का ऑडिट एक ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है, फर्म में अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 60 स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या एक सिंगल एंगेजमेंट पार्टनर साइन कर सकता है? हाँ, क्योंकि ये वन फॉर ऑल फॉर वन। ठीक है? सो दिस इज अगेन एन MCQ क्वेश्चन आ सकता है। सो हम लोगों ने कहा 60 पर पर्सन। सो एज पर द गाइडलाइंस इन द केस ऑफ फर्म, number of specified thinking will be multiplied by number of partners. Therefore, if there are 10 partners, collectively the firm can take up the maximum 600 audit report. Audit may be distributed between the partners in whatsoever they want. For instance, one partner individually can sign 600 tax audit report in case remaining 9 partners are not signing any tax audit. वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। इस पे ऑलरेडी सोर्सेस ने मुझे लास्ट टाइम बताया था बच्चों ने कि मैम इस पे MCQ आया हुआ है। नॉट वेरी श्योर बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि खाली एक आध दो जन से मुझे ऐसे रिव्यू आए थे कि मैम वो साइन वाला क्लॉज पे क्वेश्चन आया था। अब जब तक मैं नहीं देखूं तब तक मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि क्वेश्चन सच्ची यही पॉइंट पे था या कुछ और था। या फॉर्म 3CA 3CD 3CB ये हो चुका हमारा, बताया मैंने आपको। Council guidelines states that the member of institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts any appointment as a statutory auditor of PSU, government company, listed company or other public company having turnover of 50 crores or more in the year and accepts any other assignments of the same company where fees is less. ये क्या चीजें हैं? ये प्रोफेशनल एथिक्स वाला पॉइंट है, समझो स्टूडेंट्स। आप जिसका भी टैक्स ऑडिट करो, पहले तो लिखते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। आप जिसका भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करो, उसी क्लाइंट को आप अदर सर्विसेज भी दे सकते हो। उसी क्लाइंट को आप अदर सर्विसेज भी दे सकते हो। अब ये अदर सर्विसेज में क्या आता है? कोई भी अदर देन एश्योरेंस। आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे, अब मिनिमल फीस। हमने कहा कि ठीक है हम आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट करके देंगे, 5 लाख रुपए मुझे दे देना। अदर काम करने के लिए क्या हम 10 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं इनसे? नहीं। काउंसिल गाइडलाइन सेज ऑलवेज रिमेंबर द अदर सर्विस अदर देन एश्योरेंस सर्विसेज विल हैव द फीस लेस देन द स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। अगर मैंने इससे ज्यादा का फीस कोट कर लिया तो दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो हमेशा इट विल बी लेस देन एनी अमाउंट लेस देन 5 lakhs। ये प्रोफेशनल एथिक्स में क्लियर है। स्पेसिफाइड डेट, टाइम, पेनल्टी। अगर 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट नहीं करवाया है, 271B में पेनल्टी लगेगा। लोअर देन क्या पेनल्टी है? 0.5% of the total sales gross receipt or rupees 1,50,000, whichever is less. However, according to section 273B, ये waive off भी किया जा सकता है अगर कोई reasonable genuine reason हो तो। Next, income computation and disclosure standard, section number 145 of Income Tax Act. See, ICDS क्या बात करता है कि whenever you are computing income, दो चीजें होती है स्टूडेंट्स। As per income tax, आपको books of accounts maintain करना होता है, as well as आपको income compute करनी होती है for payment of tax. So whenever you are computing income, now the recent basically ये amendment को आए काफी टाइम हो गया, ये न्यू amendment नहीं है, पहले ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था, but last decade में they have introduced some standards ICDS and यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड।
यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड है। ये 10 के 10 स्टैंडर्ड्स आर मोर और लेस सेम एज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि हाउ विल यू कंप्यूट योर इनकम। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए दे यूजुअली से देयर आर टू मेथड्स, कैश मेथड, accrual method. Hybrid is not allowed. ठीक है, आधा कैश आधा accrual, hybrid is not allowed. So either you follow cash method for books of accounts or accrual method for books of accounts. एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक बुक में हमने दे करके रखा है कि कोई तो फलाना फलाना पर्सन था जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने थे। इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में उसने आईसीडीएस का प्रयोग नहीं किया। आईसीडीएस का प्रयोग नहीं किया है। क्या उसने सही किया गलत किया? सही किया। आईसीडीएस हमको चाहिए फॉर इनकम कंप्यूटेशन, बिकॉज ये इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के स्टैंडर्ड नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू कैन वेरी वेल मेंटेन एज ऑन द कैश बेसिस, अप्रूवल बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एएस, इंड एएस, ये आप मेंटेन कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सेक्शन नंबर 145(1), इनकम चार्जेबल टू बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी कहेंगे, एंड ईफॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस shall be computed either on the basis of cash or mercantile method. 145(2) empowers the central government, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने अधिकार दे करके रखा है कि अगर आपको आईसीडीएस के नाम पे कुछ भी स्टैंडर्ड वगैरह दे करके रखना है तो आप दे दीजिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया ना, मतलब वो एक्सरसाइज करेगा। कारों के लिए भी ऐसे ही बोला था, 143(11) gives empowers the central government, तो कारों सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया तो वो एक्सरसाइज करेगा। exercises this power and has notified 10 ICDs. ठीक है, to be followed by all assessee. Underline that ICDS is required to be followed by all assessee except for individual or HUF. Other than individual HUF who are not required to get its books of accounts of one previous year audited. ठीक है, तो ये इनको लागू नहीं होता। Most important. Following the mercantile method for the purpose of income chargeable and EFOS. All ICDS are applicable and ये है the ICDS, ये 10 ICDS है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 में DT में ICDS पढ़ लिए होंगे, you will be understanding this. Very easy this is. So therefore it is clear that those assessee who are not following cash method for accounting needs to follow ICDS as above. Yeah. Now audit के procedures क्या होंगे? Terms of engagement decide कर लेना, फिर working papers बनाना, external auditor, internal auditor के काम पे dependent रहना, ये ठीक है। Audit report में क्या क्या चीज आएगी? 3CA, 3CB along with 3CB. True and fair, ट्रू एंड करेक्ट चीजें लिखते हैं यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे रिमार्क वाली चीजें भी लिखते हैं। दीज आर द प्रैक्टिकल फॉर्म हाउ फॉर्म 3CA लुक्स लाइक। जो भी रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे देखो, मैं आपको आगे जाकर के क्वेश्चन पढ़ाऊंगी कि यूजुअली हम लोग 3CD, मैंने आपको बोला था 3CD इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। 3CD में आपने जैसा इंफॉर्मेशन पाया है वो इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। ठीक है, 3CA और 3CB में दोनों जगह पे एक ऐसी जगह खाली रहती है जहाँ पे यू नीड टू गिव योर ऑब्जर्वेशंस और एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। इसको हम लोग रिमार्क बोलते हैं, रिमार्क। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी क्लाइंट ने स्टॉक ऑडिट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, अगर आपके कोई भी क्लाइंट ने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जिसके बारे में आपको लगता है कि दिस इज समथिंग स्पेसिफिक, तो व्हाट ऑल ऑब्जर्वेशन यू हैव should be written out over here. General discussion on 3CA, कौन अपॉइंट कर रहा है, कैसे अपॉइंट कर रहा है, ये सारी चीजें। 3CB, this is format of 3CB. I told you 3CB is for the entity getting their books of accounts audited under any other law as well. ये है 3CB। Again observation promise यहाँ पे आएंगे। Then you start 3CB.
रहेगा 3CD. This point is super important. इसके ऊपर ना अभी जस्ट रिसेंट पास्ट ईयर नवंबर 20 में क्वेश्चन आया था. बोलता है कि whenever you being a tax auditor you are filing form number 3CD, there are certain general principle you should keep in mind. मैंने कहा मतलब समझा नहीं. मैंने कहा क्या जनरल प्रिंसिपल? तो एक्ट कहता है, रेगुलेशन कहता है कि मैम आप करंट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो फॉर द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो आप कौन सा रेलिवेंट लॉ के रेट्स को अप्लाई करोगे. मैंने कहा रिसेंट. मैंने जब पढ़ाई की थी, मैंने जब एग्जाम दिया था, क्या वो इनकम टैक्स के प्रोविजन में आज के तारीख में यूज करूं? नहीं ना. आई नीड टू बी अपडेटेड. अभी मेरे जमाने में तो जो रेट्स थे और अभी जो रेट है, पहले जो स्लैब रेट हुआ करते थे, अभी जो स्लैब रेट हुआ करते थे, जमीन आसमान का डिफरेंस है. सो यही है जनरल प्रिंसिपल्स विच आई शुड कीप इन माइंड. बोलता है रेलिवेंट लॉ को ध्यान में रखो. अगर कोई चीजें एक से ज्यादा कॉलम में रिपोर्ट हो रही है तो दोनों को क्रॉस रेफरेंस करो. अगर आपका और मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जजमेंट अलग अलग है तो उसको ऑब्जर्वेशन में डालिए. कुछ चीजें नॉट रिक्वायर्ड है, नॉट एप्लीकेबल है, तो बाकायदा उसके सामने लिखिए नॉट एप्लीकेबल. तो ये है some general points which you should keep in mind. And हाँ, हम लोग किस पे रिलाई करेंगे? You can rely upon the judicial pronouncement. प्रैक्टिकली जिन्होंने डमी नहीं की है ये उनके लिए है स्पेसिफिक, जिन्होंने डमी की है तो समझिए. हम क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकली आपने कभी भी कोई केस फाइट वगैरह किया हो, ग्राउंड्स या फिर स्टेटमेंट्स वगैरह बनाए हो, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स असेसमेंट अथॉरिटी के सामने जब भी आप जाते हो, तो you try relying upon, you place your reliance, reliance is placed on फलाना केस. आपने केस स्टडीज पढ़ी होगी, केस लॉस पढ़ी होगी, तो the reliance is placed on फलाना केस, in that particular case फिर हम लोग वहाँ पे वर्डिंग देखते हैं. तो यहाँ पे वही बोलता है कि टैक्स ऑडिटर कैन रिलाई अपॉन द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट फॉर टेकिंग अप केस को रिपोर्ट करना है कि नहीं करना. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट of judicial opinion on a particular issue, then you can also give the reference of any kind of specific clauses which you are using for notification. You can even use AS, Ind AS, guidance notes, standards, कुछ भी ICAI ने notify किया, this should be for. Yeah. So while furnishing the particulars of Form 3CD, it would be advisable to consider the following. क्या क्या कहा मैंने? A particular income or expenditure, if at all it is covered in more than one statement, specify, cross-reference कीजिए. If at all there is any difference of opinion between the tax auditor and the assessee, इस information को state कीजिए कि हमारा point of view दोनों का अलग अलग है. अभी वो authority पे छोड़ दीजिए, taxation authority पे छोड़ दीजिए कि उनको क्या मानना है. In any case, any clause is not applicable, write that this is not applicable. लिखना चाहिए NA. In case of allowances and disallowances, please आप amended laws को मद्देनजर रखते हुए अपना काम कीजिए. In case of particulars given in parts or the piecemeal to the tax auditors, का मतलब क्या देखो, धीरे करके आपको कोई information दी जा रही है, तो you will take into consideration the full information. जब तक आपके हाथ में 100% ऑफ इंफॉर्मेशन या सबूत नहीं आ जाते, तब तक के लिए आप इन पे भरोसा नहीं करेंगे. आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, यू हैव अ फुल राइट टू क्वालिफाई योर रिपोर्ट. बोल दो डिस्क्लेमर, आई एम सो सॉरी, मुझे डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की गई थी, आई हैव नथिंग टू से अबाउट द करंट स्टेट. बट अगर इंफॉर्मेशन नहीं आई है एंड आपने बोल दिया हाँ ठीक ही है, इन्फॉर्मेशन तो बाद में लेते रहेंगे, ये गलत कर. टैक्स ऑडिटर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो तब तक के लिए आप रिपोर्ट विथहोल्ड कर दीजिए. यू डोंट इशू इट पब्लिकली. अगर रिपोर्ट नहीं मिली है तो यू कैन क्वालिफाई द रिपोर्ट बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स कि ये मैंने मांगा था, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. रेफर द बेसिस शुड बी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू यू. The auditor shall rely on judicial pronouncement. ये मैंने अभी बोला. Judicial pronouncement. Any kind of observations are there, you need to write it 3CA or 3CB as the case. Cool. So these are the 7 points which the auditor should keep in mind while reporting in Form 3CB.
And while reporting on Form 3CD, whom you can rely, the general principles to consider, ये 3 चीजें. Market important. Take out time, copy this down in your SAR. What to study में आपको ये मिल जाएगा जगह. यहाँ पे जो लास्ट पेज है ना, यहाँ पे you can just make a note of it कि general principles to be followed when you are preparing 3CD 7 points. ठीक है, ये लिखना. यहाँ पे जगह छोटी छोटी हैंडराइटिंग से लिखना, जो हाईलाइट कर रही हूँ उसको कॉपी कर. Point number 1, more than one income and expenditure covered under more than one clauses. हाइफन डाल करके रखो. Suitable cross references. Difference in opinion of tax auditor or assessee. State both views. To enable the tax auditor to take decision. Not applicable. State that is not applicable. Computing allowances, disallowances in conformity with amended laws. ऐसे हाइफन करते करते लिखते जाइए. The relevant form is incomplete and the assessee does not give you information. Qualify the report. Information in 3CD हाइफन डाल करके लिखो. Based on BOA records, documents, information and explanation made available. Auditor rely over pronouncements. Copy this down. चल, ये इतना लिखने सोच समझने के बाद आता है सबसे पहला क्लॉज, दैट इज अ नेम क्लॉज. अभी सीरीज वाइज क्लॉजेस को याद करते जाइए एंड उसका एप्लीकेशन हम लोग देखते जाएंगे. सबसे पहला आता है नेम क्लॉज. नेम क्लॉज में क्या लिखेंगे? जो भी एसएससी का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे. सो हम लोगों को पैन ऑब्टेन करना है, पैन के हिसाब से नाम वेरीफाई करना है. दिस इज अ प्रोसीजर, है ना. तो दो चीज आती है, व्हाट टू रिपोर्ट, हाउ टू रिपोर्ट. ये है व्हाट, ये है हाउ, प्रोसीजर्स. ठीक है. सो इन केस ऑफ द एसएससी उसका पैन ले लीजिए. नया एसएससी है तो बोलिए कि भाई तुम्हारा कोई पैन बना हुआ है क्या. प्रोप्राइटरी फर्म है तो कौन से नाम पे बिजनेस कर रहा है, प्रोप्राइटर का नाम क्या है, प्रोप्राइटर का पैन ऑब्टेन कर लीजिए. इन केस ऑफ फर्म, फर्म का नाम देना है. इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसका नाम देना है. डायरेक्टर्स का नहीं देना. ये तो हमको भी पता था, बट ठीक है. दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजर जो हम लोगों को बैकग्राउंड में कर. देन टॉक्स अबाउट एड्रेस क्लॉज. एड्रेस क्लॉज के लिए हम लोगों को जो एसएससी का ऑडिट चल रहा है उसका एड्रेस लिखना होगा. So ask from the assessee the address which is communicated to the department. HUF के केस में mention the address at which the HUF is registered. HUF is assessed, not the कर्ता. Underline this, not the कर्ता. कर्ता का एड्रेस नहीं देना है, HUF का एड्रेस देना है. जैसे ही मैं बोलती हूँ कंपनी के टाइम पे कंपनी का एड्रेस देना है, रजिस्टर्ड ऑफिस, नॉट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. इन केस ऑफ कंपनी एज एन एसएससी कंपनी का एड्रेस दो. कंपनी के अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे कोई सेपरेट यूनिट टैक्स ऑडिट करवा रहा है तो उस सेपरेट यूनिट और ब्रांच का एड्रेस दो. ऑल्सो गिव द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ब्रांच. ठीक है, देखो, मेंशन दैट यूनिट. नेक्स्ट, पैन. पैन के लिए यू ऑब्टेन के पैन नंबर सही है कि नहीं, पैन अलॉटेड है कि नहीं, एक से ज्यादा पैन की कॉपी तो नहीं है. नेक्स्ट, डिटेल्स विथ रिगार्ड्स टू इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपका ये देखो है जीएसटीएन क्या है. रिप्रेजेंटेशन ले लो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लो अगर कोई जीएसटी अथॉरिटी, एक्साइज अथॉरिटी, वैट सर्विस टैक्स अथॉरिटी ने दिया है. इफ इट ऑल दे आर लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स, दे हैव नॉट गॉट देयर सेल्फ रजिस्टर्ड. दिस फैक्ट, ये देखो, ये जैसे कि अगर आपको जीएसटी भरने की रिक्वायरमेंट थी, होता है ना कोई कोई लोग जीएसटी चोरी करते हैं. यार नहीं मैम, हमारा तो अब तक टर्नओवर ही 20 लाख 40 लाख नहीं हुआ, अब हो तो गया 60 लाख, बट टैक्स नहीं भरना इनको. तो ये लोग क्या करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते. तो हम लोग कहेंगे
कि if GST payment was required and registration is not taken, this is required to be mentioned as qualification or observation in the main audit. ठीक है, जो मैंने अभी अभी बताया ना 3CA में क्लॉज नंबर 3, 3CB में क्लॉज नंबर 5 में ऑब्जर्वेशन के रिमार्क कॉलम में बता. चलो, आई एम गिविंग यू 2 minutes, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, जस्ट रीड दिस इलस्ट्रेशन एंड लेट मी नो आंसर क्या होना चाहिए. स्टार्ट. सो द क्वेश्चन सेज कि ऑनलाइन पोर्टल पे अथॉरिटी पे ये सारी चीजें हैं, सो हाउ यू शुड अप्लाई द प्रोसीजर्स. प्रैक्टिकली एकदम ही तो मतलब डमी आर्टिकल्स को भी आंसर आ रहा है. अरे वाह वाह, है ना. क्या कहेंगे कि प्रोसीजर्स ऐसा है कि ऑनलाइन आप जा करके वेरीफाई कर लीजिए, साइट से ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके वेरीफाई कर लीजिए कि अगर आपको फिजिकल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर सर्टिफिकेशन नहीं आया है, ऑब्टेन द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, उनकी कॉपी ऑफ रिटर्न्स वगैरह चेक कर लीजिए. नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ असेसी. स्टेटस में आप लिखेंगे पर्सन है कौन, एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, असेसी, कंपनी. सो नेमली इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, कौन है. सो प्रैक्टिकली आपको देखना है पर्सन कौन है. आपको ये कोट नहीं करना है कि ये एनआर है, नॉन रेसिडेंट है या नहीं. देन ये स्पा वाला प्रोविजन आ गया. एस पी ए प्रीवियस ईयर लिखेंगे, असेसमेंट ईयर लिखेंगे. देन क्लॉज 8 में हम लोग कंडक्ट करेंगे कि कौन से सेक्शन के तहत टैक्स ऑडिट आपको एप्लीकेबल हुआ है. तो यहाँ पे पूरा फिर से प्रोविजन आ जाएगा. 50 lakhs, 1 crore, 10 crore, so this is your application. चेकलिस्ट ये है कि असेसी से मांग लो कि सर आप क्यों टैक्स ऑडिट करवा रहे हो, कौन से क्लॉज के तहत टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है. क्लॉज 8A रिसेंटली एडेड क्लॉज है. यहाँ पे इफ एट ऑल द असेसी हैज ऑप्टेड फॉर alternate taxation regime, alternate taxation regime, अगर ये alternate है yes or no, तो based on that you take up their approval कि सर कौन से सेक्शन के तहत आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हो. Concessional rate which are provided under section 115 BA, 115 BAB and 115 BAC. So these are the provisions जिसके अंदर एक असेसी कोई कंसेशनल रेट के तहत टैक्स ऑडिट मतलब टैक्स भर सकता है. एंड इफ इट ऑल दे हैव ऑप्टेड फॉर इट, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग आएगा. अगर नो है, आंसर इज नो, तो फिर शांत बैठ जाओ, फिर आपको आगे एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं. सो अकॉर्डिंगली चेक 115 BAB, फॉर्म्स आर फाइल्ड और नॉट. क्लॉज 9A, 9B. 9 is partnership to indicate the names of the partner. दूसरा कहता है PSR of the partner, profit sharing ratio. तो 9A, 9B, names of the partner, profit sharing ratio. तो मैम इसको कैसे चेक करेंगे? So just close your eyes and imagine if at all you are tax auditing any partnership firm. तो आप इसको चेक कैसे करेंगे? पार्टनरशिप डीड मंगा लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, कोई अटैचमेंट अमेंडमेंट डीड है वो चेक कर लो, ड्रॉविंग कितना है, सैलरी कितना है, कमीशन कितना ले रहे हैं ये लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये सारा चीज वेरीफाई. Inquire whether the assessee is partnership firm or LLP. Obtain the schedule of the PSR, copy of partnership deed, LLP agreement. If at all there is any kind of change in the membership, change in the PSR, constitution of the firm or AOP. Check the retirement deed, any amendment deed, कोई नया पर्सन एडमिट हुआ है तो उसका कोई अटैचमेंट डीड है क्या. ऑप्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई चेंज नहीं है, पिछले साल जैसा था वैसा ही है, ऑप्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जहां पे मैनेजमेंट आपको ये कहे कि सर जैसा था ना वैसा ही है, कोई चेंज नहीं. नेक्स्ट 10A, 10B. 10A में हम लोग लिखते हैं 10 नेचर ऑफ बिजनेस एंड चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस. सो क्या नेचर ऑफ बिजनेस था और क्या नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज आया. फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज अ कोड, आपने शायद ये पढ़ा हो, प्रैक्टिकली भी ये HSN करके कोड होता है हार्मोनाइजेशन सिस्टम में. सो व्हाट यू ट्राई डूइंग इज, अगर जब भी आप प्रैक्टिकली कोई सॉफ्टवेयर के वाया टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भर रहे हो, द स्पेसिफिक कोड इज गिवन टू द बिजनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कोड. ये बिजनेस कोड आप डालते हो और ऑटो फिल कर लेते हो, अचानक अपने आप सिस्टम में फिल हो जाता है कि व्हाट टाइप एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस. तो यही चीज हमको मेंशन करना होता है कि वेदर जो असेसी है ही इज फॉलोइंग अंडर कंस्ट्रक्टर है, कमीशन एजेंट है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कोई प्रोफेशनल है, कौन है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, एंटरटेनमेंट में है. सो चेकलिस्ट
Ensure that every type of business which is carried out during the previous year वही continue हुआ है. If at all there is any change, you need to tell. If at all there is addition, deletion in the line of business, that should be treated as change. Make sure that you go through the financial statements and other related documents in order to satisfy yourself कि हाँ nature of business क्या है, change है कि नहीं है. Pay particular attention कि what are the activities which are newly started, which are discontinued. Opt in the return representation. अगर मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं 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 कोई चेंज नहीं है ऐसे ही है तो ठीक है. नेक्स्ट आता है 11A 11B. अभी 11 वाला क्लॉज अभी ABCD चालू हो जाएगा. A for एप्पल. एप्पल में क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एप्पल में थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड. लिस्ट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर एड्रेस at which the books of accounts are kept or maintained. Detailed that each location कहाँ ये सारा चीज रखा हुआ है. List of the books of accounts relevant documents which are examined. In case of professionals आपको actually take this as a practical checklist. Actually ये चेक करना कि आपको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं. हम लोग हर बार कहते हैं मिनिमम कैश बुक लेजर बुक आपको मेंटेन करनी ही होती है अंडर सेक्शन 44AA. अगर आपने ये मेंटेन नहीं की तो नहीं चलेगा. सो कॉर्पोरेट एंटिटीज है तो रेलेवेंट अदर स्टैट्यूट्स के हिसाब से क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कहाँ रखी है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑब्टेन द डिटेल्स. Inquire whether the books of accounts are maintained in the computer system. List of the books generated from the system. Indication that we have obtained all the information explanation, whether that is from physical source or the computerized source. They seems to be appropriate. Branch return वगैरह similar information दी गई है. Next, clause number B for ball, and this is presumptive income scheme. So if at all the assessee has opted for presumptive income scheme, कौन से section के तहत ये presumptive income है, which are to be included, उसका checklist है. Just go through the past record, qualify the report if the turnover is exceeding the limits, but फिर भी वो compute कर रहा है under the normal provision. So clauses के हिसाब से आपको checking करना है. Also remember, अगर आपने presumptive scheme opt किया है, मतलब आप 8% और 6% का इनकम डिक्लेयर कर रहे हो, विल यू बी अलाउड टू टेक अप द डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 फॉर PGBP फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन? आंसर इज नो. ऑलरेडी यू आर डिक्लेयरिंग योर इनकम है 6% और 8%. हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है 92% ऑफ योर टर्नओवर इज एक्सपेंस. इसके ऊपर आपको एक्सपेंसेस क्लेम करने, डिडक्शन माइनस करने नहीं मिलेगा. सो दैट इज ऑल्सो चेक पॉइंट. अगर आपने प्रेजेंटिव बेसिस पे ऑप्ट किया है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक द क्लेम ऑफ द एक्सपेंडिचर. दैट इज अ चेक पॉइंट. Auditor shall ensure the written down value of the assets used, whether they are correctly derived at, determined. Go through the profit and loss. Check whether the revenue from the business are accessible under section 44AD. ये commission agent तो नहीं, applicability में बात किया था मैंने. Go through the past records. Next is 13A, 13B. Again the same. Method of accounting, change in method of accounting. Yeah. So if at all the answer to A is yes, जैसे हम लोग बोलते कि yes there is a change in method of accounting. So what is the impact on the profit and loss? Increase हुआ है profit या decrease हुआ है profit? Any adjustments are made in respect of ICDS? If the answer of D is yes, so what adjustments are made? Increase in profit, decrease in profit. Any other disclosures as per ICDS which is required. So this is clause number 16 में reporting. ये था what to report. The next point is how to report. कैसे report करेंगे? Pay particular attention to the method of accounting in case of FDs, insurance. इनके लिए कैसा method of accounting use कर रहे हैं लोग? Management representation ले लो. Method of accounting for used differently for different types of income. ये देखो यहाँ पे, ये मैं आपको बता रही थी. Ensure that accounting method which are employed is mercantile or cash because hybrid is not permissible. Accounting में आप mercantile use करिए या cash use करिए, hybrid is not allowed. In case of change, obviously आपको पिछले साल का statements check करना पड़ेगा, disclosure करना पड़ेगा, management representation letter लेना पड़ेगा. Reasons for change मांग लो, ये important point. क्यों change किया? Why? What was the need to change?
quantify the effect. Next is method of valuation of closing stock. That is 14. ये bone dog वाला clause. Details of deviation. And these are the how to verify. ठीक है. So now you are getting up the rhythm that what to verify, how to verify कितना simple है. So how to verify अभी आगे तक I'll just take you through. How to verify goes very easy, but हाँ application of mind होना चाहिए guys वहाँ पे. अगर application of mind नहीं है आप how to verify वाला आंसर नहीं लिख पाएंगे. ठीक है? Surely? Yes. The next clause number 15. Clause number 15 E से आते हैं elephant. And elephant से क्या पढ़ा था? Capital asset converted into stock in trade. तो यहाँ पे you being tax auditor, you need to give the details about any capital asset in the previous year, whether that is converted into stock in trade or not. So description about that capital asset, date of acquisition कब खरीदा, cost of acquisition and amount at which that is converted into stock in trade, क्योंकि इसमें भी capital gain लगता है. ठीक है. So what is the checklist? Checklist says बस यही जो चीज रिपोर्टिंग करनी है ना उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले लो. Ask the assessee whether any capital assets are transferred into stock in trade, details of the capital assets, the date of acquisition, क्या अमाउंट पे आपने कन्वर्ट किया है, ये सारा चीज आप एसएससी से मांगो. 16 में थोड़े से बड़े बड़े से क्लॉजेस है. 16 में वी हैव सब क्लॉजेस आल्सो. 16 ए बी सी डी ई. ठीक है. सो 16 क्या क्लॉज कहता है? 16 क्लॉज कहता है कि जो इनकम हमारे हिसाब से टैक्स होनी चाहिए थी बट पीएनएल में इसको इनकम के नाम पे नहीं शो किया है. सो 16 ये फिशरमैन क्लॉज है, फिशरमैन या फिर फिश क्लॉज. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा था? अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल. कि कुछ ऐसी देखो 6 आइटम्स है, 6 एंट्रीज है जो हम लोग कहते हैं कि विच आर रिक्वायर्ड टू बी टैक्स्ड बट ये पीएनएल में क्रेडिटेड नहीं है. इन द नेचर ऑफ पहला पॉइंट नंबर 1 विच इज फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ 28. मतलब ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में तो टैक्स लगनी चाहिए थी बट पीएनएल में नहीं आई. इसके सारे एग्जांपल्स आएंगे नीचे तो टेंशन मत लेना. नेक्स्ट अ काइंड ऑफ प्रोफॉर्मा क्रेडिट्स, ड्रॉबैक्स, रिफंड ऑफ द ड्यूटी. अब ये जो रिफंड ऑफ द ड्यूटी आती है तो इनकम टैक्स तो आ जाता है कि अरे रिफंड आया, पैसा आया टैक्स भरेगा. So any kind of that points. Next, escalation clause, escalation claims accepted during the year. देखो escalation claims as per Contract Act also, as per 115 Ind AS 115 also. Escalation तब तक हम लोग पीएनएल में क्रेडिट नहीं करते हैं जब तक वी आर गेटिंग दैट अमाउंट. क्यों? हम लोग फॉलो करते हैं कंजर्वेटिज्म. लॉस आया बुक करो, प्रॉफिट जब तक हाथ में नहीं आया बुक मत करो. बट इनकम टैक्स कहता है कि इफ एट ऑल द इनकम्स एस्केलेशन क्लेम्स आर एक्सेप्टेड देन यू नीड टू टैक्स इट. एनी अदर इनकम, एनी अदर आइटम जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन एफडीज एंड ऑल. कैपिटल रिसीट इफ एनी. व्हाट आर कैपिटल रिसीट? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ कैपिटल, ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ रिजर्व्स. So ऐसी सारी इनकम which are not credited to PNL, you need to write it in the form 16A से लेकर के 16E तक. So incomes falling under section 28. तो आपको कैसे इसको चेक करना है? Check the compliances of the provision section number 28. Any kind of benefit which are referred under these sections. Auditor should thoroughly go through the books of accounts of the assessee. The auditor should ensure such income has been correctly computed by allowing all the expenditure and also ignoring those expenditure which are not so allowed. Pay attention के जो भी perks है, जो भी benefits है, उसका फायदा लिया है assessee ने. In present times, various companies award various kinds of benefits to the dealers. जैसे कि टारगेट अचीव करने के कुछ बेनिफिट होते हैं. आई एम द मैन्युफैक्चरर, यू आर द ट्रेडर. आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हो. मैंने आपको बोला कि बेटा आप ना 10 लाख यूनिट्स ऑफ गुड्स 10 लाख यूनिट्स ऑफ गुड्स अगर सेल कर दोगे तो मैं आपको 1% ऑफ द प्रॉफिट एज अ सेल्स टारगेट वाला बोनस मैं आपको दे दूंगी. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, सो दीज आर द एडिशनल पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड. जैसे कि आपका फॉरेन ट्रिप दे दिया, कोई व्हीकल दे दिया, आपको मोबाइल्स वगैरह दे दी, कुछ ऐसा हैम्पर दे दिया. सो ऑल दिस थिंग्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम फॉर इनकम टैक्स बट पीएनएल में ये नहीं आए. जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेटा आप ऑडिट में
80 प्लस लेके आ रही है, 80 प्लस तो यूं आ जाएंगे, यूके की ट्रिप मेरे तरफ से, ठीक है। ये मैंने आपको बेनिफिट दिया, लाओगे ना, थैंक यू। अब ये जो बेनिफिट मैं आपको दे रही हूँ, आप पीएनएल क्रेडिट नहीं करोगे इसे, कह रहे यार ये तो फायदा हो गया, ये मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि ये ऑपरेशनल नहीं है। बट इनकम टैक्स कहता है कि यार इस पे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सो यू टू क्वांटिफाई द वैल्यू ऑफ दैट बेनिफिट एंड एंश्योर दैट इज क्रेडिटेड, ठीक है। अभी हाँ, इतना ध्यान रखो मैम, मैंने चीजें ऑलरेडी क्रेडिट करके रखी है पीएनएल में, तो टैक्स ऑडिटर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, शांत बैठ जाएगा। अगर इनकम जिस पे टैक्स लगना चाहिए था ऑलरेडी पीएनएल में क्रेडिटेड है तो शांत बैठ जाओ। इनकम जिस पे टैक्स लगना चाहिए था पीएनएल में क्रेडिटेड नहीं है, should be reflected under clause 16. So highlight this point. Ensure that the amount involved is credited to P&L. Okay, अगर वो credited है तो क्या? तो कुछ नहीं, शांत बैठो. Otherwise, this fact is required to be stated under this clause. Next, point number 2. Pro forma credits, duty drawbacks. So inquire about कि any kind of refund वगैरह मिला है क्या, duty drawback वगैरह मिला है क्या. Cross check the claims. कुछ भी claims जो admitted है to the authority. Ensure that the claims have been credited to the P&L. Any exception should be reported. Next, escalation clause. The inquiry should be made. So here, frankly speaking, escalation clause are very much related to real estate business, construction business. So जो भी assessee है into real estate, construction, EPC, infrastructure business, इन सब के लिए आप inquiry hold करो. So the auditor should check the agreements. Auditor should check the schedulings, obtain the scheduling when the work was required to be completed, when it is completed, any kind of obligations or conditions are there which are still pending. Ensure that the claims has been accepted during the previous year. ये सारा work है. Any other income in the nature of. So pay particular attention to the following: interest on FDs, discounts, insurance policy का claim, reimbursement, any kind of this. मैम अगर ये ऑलरेडी पीएनएल में लिखा हुआ है तो कुछ नहीं, शांत बैठ जाओ. अगर ये नहीं लिखा हुआ है, इनकम अर्न्ड बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल शैल बी रिपोर्टेड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ चुका है. बोलता है कि एनी इनकम विच आर कैपिटल इन नेचर. सो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनकम्स विच आर कैपिटल इन नेचर. तो यू नीड टू थॉरली चेक के प्रीवियस ईयर में क्या क्या कैपिटल इन नेचर वाला इनकम मिला है. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? So here you go. Examples के नाम पे 16E के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी? कैपिटल सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने आपको दी है, गवर्नमेंट ग्रांट्स विच आर स्पेसिफिक टू सम स्पेसिफिक असेट्स, compensation for surrendering rights, that is non-compete fees, profit on sale of fixed asset or investments which are not credited to profit and loss accounts. इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि give us an example, what are the list of capital receipts which are if not credited to P&L required to be written under clause 16E. तो हम लोग ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे. नेक्स्ट इज 17 से क्या याद रखा था? G फॉर गोट. तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, अमित वाला एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर एन अमाउंट विच इज लेस देन SDV, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यू नीड टू गेट द डिटेल्स ऑफ ऑल द लैंड्स और बिल्डिंग विच आर सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट अ वैल्यू लेस देन SD. So what are the checkpoints? Obtain the inquire about the lands and building. Consideration क्या था? Documentation करा लो. वो वैल्यूइंग ऑफिसर जो वो होता है ना, वो वैल्यूइंग ऑफिसर ने जमीनों का क्या वैल्यू रखा है, वो सारी चीज पर्टिकुलर्स फाइंड आउट करो. नेक्स्ट 18 इज पर्टिकुलर्स अबाउट डेप्रिसिएशन. यहाँ पे क्या पढ़ा था? हॉर्स, चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, चेतक घोड़ा. अब महाराणा प्रताप जी का घोड़ा क्या कहता है? मतलब क्लॉज क्या याद करवाता है? डेप्रिसिएशन की डिटेल्स देना. तो which is a block of asset, what rate of depreciation is applicable, what is the opening balances, what is the closing balances, any addition, any deletion, ये सारा चीज आपको लिखना होगा. ब्लॉक ऑफ असेट, रेट, एक्चुअल कॉस्ट, WDV, adjustments. हाँ, ये एडिशनल जो टैक्स रिजिम है, बट दिस वाज जस्ट रेलेवेंट फॉर द करंट लास्ट ईयर. एनी एडजस्टमेंट्स मेड, एडिशन, डिलीशन. अभी एडिशन, डिलीशन और डेट ऑफ पुट टू यूज. बेसिकली यहाँ पे पुट टू यूज नहीं,
रेडी टू यूज आपको देखना पड़ेगा, व्हाट इज रेडी टू यूज। जहां पे वो असेट इज गेटिंग रेडी टू यूज तब से डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। अब वो 180 दिन के पहले पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। इफ दिस इज अ ईयर, आपका असेट यहाँ पे रेडी टू यूज वाली कंडीशन पे आ गया, डेप्रिसिएशन फुल ईयर का लगेगा। आपका असेट जस्ट यहाँ पे रेडी टू यूज वाले कंडीशन पे आ गया, 50% का डेप्रिसिएशन लगेगा। So you need to check the dates also. Change in currency, subsidy, grants कुछ मिला है क्या? Depreciation which is allowable under section 32. So that all checkpoints you need to verify. So जो जो रिपोर्ट करना है उसको चेक करना है। Obtain the register, fixed asset register. Check on the classification of asset which are correctly done or not. जो प्लांट प्रॉपर्टी है, सॉरी जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी में है, जो प्लांट एंड मशीनरी है अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड। कॉस्ट 180 डेज का बाइफर्केशन, सेनवेट क्रेडिट, आरबीआई बुलेटिन के हिसाब से लिया हुआ रेट, अगर फॉरेन कंट्री से कोई फिक्स्ड एसेट आया है तो। allowable depreciation as per section 30. So what is allowable depreciation? आपने सही रेट अप्लाई किया, फिर डेज के हिसाब से लेस देन 80 डेज है तो ओनली 50% विल बी अलाउड, मोर देन 180 डेज है रेडी टू यूज वाले तो फुल 100% विल बी अलाउड। सो दीज आर द चेक पॉइंट्स, इजी। सो वॉट एवर यू फील लाइक, इसके आगे पीछे ये चीज प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, वो वाला पॉइंट लिख करके आने का। क्लॉज नंबर 19 was I से you scream, I scream, we all scream for ice cream। ये हमेशा हमसे क्या होता है, शॉर्ट डिफरेंट। सो बेसिकली अब ये वाला क्लॉज इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अभी आपको हर कोई एक्सपेंडिचर 100% डेबिट करने ही मिलता है। नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू यू टू बी डेबिटेड, मतलब अप्लाई टू बी डेबिटेड फॉर 150%। वंस अपॉन अ टाइम ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले एक्सपेंसेस जो हुआ करते थे ये अलाउ हुआ करते थे फॉर 150% डेबिट, 200% डेबिट ऐसा करने अलाउ था। अमाउंट विच इज एडमिसिबल अंडर दिस सेक्शन। सो वेरीफाई, देखो एलिजिबिलिटी ऑफ डिडक्शन, उसके साथ साथ एवरी, देखो हम लोग यूजुअली कहते हैं everything has a condition attached to it, everything has a condition attached to it. Even Santa is not free, even Santa comes with a clause, है ना? So whenever something is given to you for free there is always a condition attached to it. So check whether the appropriate conditions, eligibility criteria are fulfilled or not, whether the assessee is eligible for getting the deductions are correctly computed, every conditions which are implugged for making that expenditure allowable are fulfilled. Next is clause number 20. 20 क्या बात करता है? clause number 20 talks about J for जोकर। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, amount in the nature of bonus, amount in the nature of commission. So any sum which are paid to an employee as a bonus or commission for the services rendered, where such sum was otherwise payable to him as per the profit or dividend. इसका मतलब क्या है समझो। So any sum which is paid to employee in two nature, bonus or commission for the services rendered, okay, where ये जो sum है was otherwise payable to him as a part of the bonus or as a part of the profit or dividend, मतलब ये profit linked criteria है, पर उसको इन लोगों ने नाम क्या दिया है, बोनस या कमीशन का। तो उस चीजों के बारे में हम लोगों को यहाँ पे उल्लेख करना है। So obtain the list of employees who are eligible to get that bonus or commission. Check the calculations. क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मांग लो, क्या अमाउंट है बोनस का, सैलरी का, वेजेस का। नेक्स्ट 20B में हम लोग लिखते हैं एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों करता है? पीएफ, ईएसआईसी, ऐसा कुछ पढ़ा? पीएफ, ईएसआईसी, ना ये सारे उसमें दो चीजों का क्राइटेरिया होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। सो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है।
सो ऑब्टेन, आई एम 1000% श्योर अगर आपने थोड़ा सा भी टैक्स ऑडिट किया हो, हर मतलब वेरी श्योर आपने 12 मंथ्स के चलान्स निकाले होंगे। चलान्स में आपने डेट पे टिक किया होगा, अमाउंट पे टिक किया होगा एंड ड्यू डेट चेक की होगी। सो ड्यू डेट चेक करने में ना प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊं तो ये चलान्स चेक करने का मैम क्या कारण है? सबसे पहला कारण है बिकॉज यूजुअली द स्टैट ऑडिटर इज अ टैक्स ऑडिटर। तो स्टैट ऑडिटर के लिए दिस इज कंप्लायंसेस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। इफ दिस इज नॉट कंप्लाइड तो आप कारो 37 में इसका रिपोर्टिंग करेंगे। मैम क्यों? Regularity in the payment of statutory dues. So PF, ESIC, when you are making up the remittance for the authorized PF, authorized funds, this becomes bonus gratuity becomes your statutory liability. So सबसे पहला चीज आप चलान में ड्यू डेट क्यों देखते हो? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेगुलरिटी ऑफ द एसोसिएट, रेगुलरिटी ऑफ द कंपनी इन पेइंग अप द स्टैट्यूटरी ड्यू, रेगुलरिटी इन पेइंग अप द स्टैट्यूटरी ड्यूज। दूसरा चीज जो इससे साबित हो जाता है वो है टैक्स ऑडिटर के लिए टू रिपोर्ट अंडर फॉर्म नंबर 3CD सीरियल नंबर 20B। 20B मैम 20B में हम लोग क्या रिपोर्टिंग करते हैं? यही कि अमाउंट कितना है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कितना है, पे किया है कि नहीं किया। सो दिस इज अ चेकलिस्ट: amount paid, amount received, amount paid, due date of payment, actual date of payment, what was the last date, what is the actual date, and remark if any. That is a checking. यहाँ पे 20 खत्म होता है. Now you have 21. 21 is the biggest clause. 21 में I तक के सब clauses हैं. But it is very easy in order to understand this. 21 talks about the details of the expenditure in the nature of advertisement, fees, penalties, capital, personal expenditure. All these things are required to be reported under kite clause. ठीक है, तो दिस इज काइट क्लॉज। अभी काइट क्लॉज में हम लोग क्या कहते हैं? ऑल द एक्सपेंडिचर, ए से लेकर, याद रखिए, ए से लेकर के आई तक के सब क्लॉजेस है। सबसे पहला इन द नेचर ऑफ कैपिटल, पर्सन और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी का ब्रोशियर, सोवेनियर, क्लब एक्सपेंसेस, club cost, club facilities, any fines or penalties, any kind of other penalties which are paid for non-contravention, sorry, for the contravention, non-compliances of laws. वो यहाँ पे लिखें 21A. Then 21B, inadmissible. Underline the word inadmissible. रुको, just recall those days जहाँ पे आप इनकम टैक्स एक्ट के लिए इनकम कंप्यूट करने के लिए पहले you start from book profit, then you keep on adding the incomes which are taxed, which are required to be taxed. Then you try deducting some expenses which are disallowed expenses. बस यही concept है inadmissible expenses का. Inadmissible expenses. So if at all the expenses are inadmissible via the nature, so यहाँ पे 21B में उसे being tax auditor you will report. So amount inadmissible under section 40A. 40A क्या कहता है? TDS. So any amount which are paid to non-resident which are referred under subclause 1. Details of the tax not deducted. Details of the payments जो हम लोगों को यहाँ पे reply करना. So date of the payment, amount of the payment, nature of the payment, name and address of the payee. Details of the payment on which the tax has been deducted but not paid during the year. तो ये सारा चीज जाएगा टू एनआर नॉन रेसिडेंट, टू अदर देन नॉन रेसिडेंट। क्योंकि आपको शायद ये चीज पता होगा कि एक्सपेंडिचर के लिए हम लोगों ने अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 30% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे वही चीज आएगी। तो डिटेल्स ऑफ द टैक्स नॉट डिडक्टेड, डिटेल्स ऑफ द टैक्स नॉट पेड, डिडक्ट तो कर लिया बट 139 के पहले पहले, व्हाट इज 139? टैक्स रिटर्न, टैक्स फाइल करने के पहले पहले ये भरा नहीं अथॉरिटी को, नॉट पेड, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड।
Then you talk about amount debited to profit and loss being in the nature of interest, salary, bonus, commission, remuneration, which are inadmissible under section 40 छोटा b और under section 40 छोटा b a. ये है partners remuneration. ठीक है, यहाँ पे ये देखो, these are the amounts which are paid as a remuneration by AOP, BOI, partnership firm, LLP. So यहाँ पे ये चीज लिखेंगे. नेक्स्ट 21D, यहाँ पे आप लिखेंगे 40A3 कैश में एक्सपेंडिचर. सो अगर आपके जिसका एसएससी का ऑडिट आप कर रहे हो, ही हैज मेड द ट्रांजैक्शन इन कैश. अभी ट्रांजैक्शन इन कैश इज ऑल्सो अलाउड ना? हाँ, अलाउड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 रुपीज पर पर्सन पर डे और 35,000 rupees if the assessee is engaged in applying, hiring or leasing goods carriage, PHL. ठीक है, so if the assessee is engaged in PHL of goods carriage, तो आप लोग कैश में खर्चा कर सकते हो up to the extent of rupees 35,000. ठीक है, तो कैश में कितना खर्चा अलाउड है? 10,000, 35,000. 35,000 टू whom? टू एनी एसएससी. से फॉर एग्जांपल वो मैं निकला ओ गड्डी लेके, ऐसा वाला गाना सुना है? सो अगर आप गुड्स कैरियज वाले हो, सो यहाँ पे 35,000 का ट्रांजैक्शन इन कैश विल बी अलाउड. अदर देन मैं निकला गड्डी लेके वाला, मतलब सरदार जी नहीं हो आप गुड्स कैरियज वाला बिजनेस नहीं है आपका, तो व्हाट एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी मेड इन कैश? 10,000. ठीक है, you have to make the transaction via account payee check. but अगर आपने other than any instrument other than account payee check bearer instrument में पे कर दिया तो that will be disallowed. 48(3). तो यहाँ पे देखो, underline this. 10,000, 35,000 in case of flying, hiring or leasing goods carriages made by the assessee. मतलब ये खर्चा किसने किया? पैसा मिला है या पैसा दिया है? दिया है, खर्चा किया. Also need to verify the provision of rule 6DD. यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस बेसिकली ऐसे एक्सेप्शंस अलाउ किए हैं जहाँ पे बैंक बंद था, आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हो एंड स्टफ. अंडरलाइन A to I 6DD.